नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 पारित। राज्यसभा में आज विधेयक पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 को पारित कराने के लिए लोकसभा में होगा विचार। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज शाम समाप्त हो जाएगा। पांचवें चरण की अधिसूचना भी आज जारी होगी। गोवा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकायों के चुनाव में भारी जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पार्टी को लगातार मिल रहे समर्थन के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल 4 से बढ़ाकर 8 सप्ताह करने को कहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल कल से 31 मार्च तक के लिए बंद। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इस महीने के आखिर तक स्कूल बंद किए। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की आज नई दिल्ली में बैठक। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा ने वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन को लेकर चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा। मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिकाडिंटे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। मनोज वाजपेयी और धनुष को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच आज पुणे में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन कर विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज की रूपरेखा दी गई है। एक रिपोर्ट। विधेयक में विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन किया गया है। इसमें उपराज्यपाल को उन मामलों में नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया है जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इसकी तकनीकी रूप से आवश्यकता थी क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य संगठन अलग अलग समय में इस बारे में अस्पष्टता की चर्चा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 पर आदेश जारी कर रहे थे। इसलिए इस पर भ्रम और अस्पष्टता दूर करने की जिम्मेदारी संसद की है। उन्होंने कुछ सदस्यों की टिप्पणियों का खंडन करते हुए कहा कि विधेयक में संशोधन का उद्देश्य न तो दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करना है और न ही उपराज्यपाल को अतिरिक्त अधिकार देना है। उन्होंने कहा कि सरकार को उपराज्यपाल के प्रशासक होने के नाते उनसे सलाह लेते रहना होगा। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। लोकसभा ने कल ये विधेयक पारित कर दिया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी विधेयक को सदन के विचार और पारित कराने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन कर विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज की रूपरेखा दी गई है। लोकसभा में राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 विचार किए जाने और पारित कराए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक में राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक की स्थापना का प्रावधान है। इस बैंक का उद्देश्य देश में दीर्घावधि की अवसंरचना परियोजनाओं का विकास तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था करना है।
लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद बीमा संशोधन विधेयक 2021 को संसद ने पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में 1938 के बीमा अधिनियम को संशोधित करने की व्यवस्था है, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान 49% से बढ़कर 74% हो जाएगी। इसमें बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर लगी पाबंदियों को हटाने का भी प्रावधान है। सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इस साल फरवरी तक 5 अरब 70 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए गए हैं। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी और 1 जून 2015 से ये पूरी तरह से लागू हो गई। ये योजना 18 से 40 वर्ष के उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए है जिनका किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता है। इस योजना का लाभ 60 वर्ष की उम्र से मिलना शुरू हो जाएगा और इसके तहत 1000 से 5000 रुपए तक की 5 पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं। लोकसभा ने कल नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 को पारित कर दिया। ये विधेयक पुराने दीप स्तंभ कानून की जगह लेगा। इस विधेयक के माध्यम से देश में नौवहन क्षेत्र में सहायता के लिए ढांचे को विकसित करने, उनके रखरखाव और प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य दीप स्तंभ कानून 1927 को समाप्त करना और दीप स्तंभ तथा दीप पोत महानिदेशालय को अतिरिक्त शक्तियों और कार्यों के साथ सशक्त बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार सभी नौकाओं में जीपीएस आधारित नौवहन प्रणाली लगाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पोत घाट बनाने के लिए प्रथम चरण में देश भर में 50 स्थानों की पहचान की गई है। सरकार ने देश भर में ऐसे 71 दीप स्तंभों की पहचान की है जहां पर्यटन के विकास की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन का काम आज संपन्न हो जाएगा। इस चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होगा। 5वें चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राज्य में कई राजनीतिक जनसभाओं और रोड शो में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज गोसाबा में जनसभा को संबोधित करेंगे और मेदिनीपुर में रोड शो करेंगे। वहीं जेपी नड्डा घटाल में रोड शो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुरुलिया जिले में चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। वे पारा, काशीपुर और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगी। संयुक्त मोर्चा के नेता विभिन्न जिलों में जनसभाएं करेंगे। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद सरकारी अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया गया है। इन निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और इन्हें राजनीतिक रूप से नियुक्त लोग चला रहे थे। राज्य के शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के विभाग ने इस सिलसिले में एक परिपत्र जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने स्थायी तौर पर नगर निकायों में बोर्ड प्रशासन के रूप में राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगा दी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान से 72 घंटे पहले या मतदान के दिन किसी भी स्थान पर मोटरसाइकिल रैली पर रोक लगा दी है। आयोग का कहना है कि उसको बताया गया है कि कुछ स्थानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान के दिन या मतदान से पहले मतदाताओं को धमकाने के लिए मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। असम की माजुली सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। इस सीट से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल फिर से जीतने के इरादे से चुनाव लड़ रहे हैं। माजुली में इस महीने की 27 तारीख को मतदान होगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजीव लोचन पेगू को 19,000 वोटों के अंतर से हराया था। इस बार फिर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ श्री पेगू को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री और श्री पेगू के अलावा माजुली में और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। माजुली, जो नववैष्णव संस्कृति के केंद्र के रूप में असम में जाना जाता है, सोनोवाल सरकार द्वारा एक जिले के रूप में घोषित किया गया है। 1,30,000 मतदाता को आकर्षित करने के लिए भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य उम्मीदवार भी रैलियां और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। कनेक्टिविटी, बाढ़ और भू कटाव कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मतदाता हल होते हुए देखना चाहते हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के एक दल ने कल असम के तेजपुर में समीक्षा बैठक की। आयोग के दल ने राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए
किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। बैठक में उन जिलों के जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया जहां पहले चरण में मतदान होना है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। जो लोग आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं और अपना वोट डालने में असमर्थ हैं, उनके लिए डाक पत्र इस महीने की 28, 29 और 30 तारीख को भेजे जा सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतदाताओं को मतदान भेजने की व्यवस्था करेंगे। इस बीच केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम मीणा ने राज्य के भीतर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों की पुष्टि की है। कोट्टायम, इडुक्की और कासरगोड जिलों में दोहरे मतों की पुष्टि की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दोहरी वोटों के मुद्दे को हल करने के लिए बूथ स्तर की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची के तहत 2 अलग-अलग स्थानों पर मिलने वाले मतदाता का नाम एक सूची से हटा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से गौरव राघव। तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को होने वाले मतदान में 6 करोड़ 29 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यव्रत साहू ने बताया कि राज्य में 3 करोड़ 9 लाख पुरुष, 3 करोड़ 19 लाख महिलाएं और 7,192 किन्नर मतदाता हैं। श्री साहू ने बताया कि राज्य में अवैध दस्तावेजों के साथ 231 करोड़ 63 लाख रुपए नकद, शराब और अन्य सामग्री जब्त की गई हैं। चुनाव आयोग को सी विजिल ऐप के माध्यम से 1971 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गोवा में स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। पणजी नगर निगम में पार्टी ने 30 वार्डों में से 25 वार्ड जीते हैं। शनिवार को 6 नगर निगम, पणजी शहर के 30 वार्ड, 1 जिला पंचायत और 22 पंचायतों में वोट डाले गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का निरंतर समर्थन करने के लिए गोवा के लोगों का धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव 2021 के परिणाम पार्टी के विकास एजेंडे के प्रति जनता के सद्भाव को दर्शाता है। उन्होंने अभियान के दौरान जनता के बीच जाकर कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 पारित। राज्यसभा में आज विधेयक पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 को पारित कराने के लिए लोकसभा में होगा विचार। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज शाम समाप्त। 5वें चरण की अधिसूचना भी आज जारी होगी। गोवा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकायों के चुनाव में भारी जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को लगातार मिल रहे समर्थन के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल 4 से बढ़ाकर 8 सप्ताह करने को कहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल कल से 31 मार्च तक के लिए बंद। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इस महीने के आखिर तक स्कूल बंद किए। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की आज नई दिल्ली में बैठक। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा ने वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन को लेकर चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा। मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिकड़ा लिंटे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। मनोज वाजपेयी और धनुष को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। कंगना रनावत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच आज पुणे में। देश में कोविड टीकाकरण 4 करोड़ 72 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इनमें 78 लाख से अधिक वे स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्होंने इसकी पहली खुराक ली है और 49 लाख से अधिक कर्मचारियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ 94 लाख से अधिक और 45 वर्ष से अधिक आयु के 40 लाख 72 हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्र ने टीकाकरण पर तकनीकी परामर्श समूह NTAGI और कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल NEGVAC की सिफारिश के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह करने के बारे में लिखा है।
2 खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने का ये फैसला सिर्फ कोविशील्ड टीके पर लागू होगा और ये कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया है कि कोविड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतराल बढ़ाने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। 4 से 8 वीक का जो अभी चेंज किया गया, जो कि पहले 4 से 6 वीक था, तो उसमें जो चेंज किया है वो अभी हमारे पास प्रेजेंट डेटा के हिसाब से है। तो उसमें जो एंटीबॉडी रिस्पांस है, जो हम बोलते हैं कि वैक्सीन का असर आ गया, जिसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी रिस्पांस अच्छे बन गए, एंटीबॉडीज बन गए हैं, तो वो तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के बीच में अगर ये सेकेंड डोज दिया जाए तो उसके रिजल्ट बेहतर पाए गए और इसके हिसाब से इसको चेंज किया गया। दिल्ली में कोविड के 888 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 6,48,000 से ऊपर पहुंच गई। दिल्ली सरकार ने कहा कि अब तक 6,33,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 10,963 हो गई है। इस समय 3,934 रोगियों का उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कल से 31 मार्च तक कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। कक्षा 1 से लेकर 8 तक चलने वाले स्कूल होली के अवकाश के चलते कल से लेकर 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में इम्तिहान नहीं हो रहे हैं वो स्कूल भी 25 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं वहां उन्हें कड़े कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ पूरा कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रदेश में बिना अनुमति के कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा सकेगा। उन्होंने कोविड के हालात के मद्देनजर गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में लगातार बढ़ते कोविड के मामलों के चलते और पंचायत चुनाव तथा त्योहारों में लोगों के इकट्ठा होने और दूसरे राज्यों से लोगों के जरिए कोविड संक्रमण के फैलने के खतरे के मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनोर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये आदेश जारी किए गए। नए आदेश के अनुसार चंडीगढ़ में स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे, परंतु सभी शिक्षक और कर्मचारी स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। 3री से 8वीं कक्षा की ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। हालांकि 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूलों में चल रही परीक्षाओं की समीक्षा की जाएगी और संशोधित कार्यक्रमों के बारे में आवश्यक निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी कॉलेज विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव राजीव रंजन द्वारा जारी आदेश में सभी प्रायोगिक कक्षाएं और परीक्षाएं 31 मार्च से पहले कराने को कहा गया है। कॉलेजों को अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने को कहा गया है। राज्य सरकार ने पहले ही कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं की कक्षाएं बंद करने का निर्णय ले लिया है। कक्षाएं केवल ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से संचालित होंगी। छात्रावास भी बंद रहेंगे। बोर्ड की परीक्षाएं कोविड के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होंगी। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,640 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अधिकांश नए मामले अहमदाबाद और सूरत से आए हैं। कल गुजरात में संक्रमण के 1,640 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक नए मामलों में से अहमदाबाद में 481 जबकि सूरत में 429 नए मामले दर्ज हुए। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 1,110 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही गुजरात में कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 2,76,348 हो गई है। राज्य में कल 2,32,831 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें से 2,74,000 से अधिक व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक जबकि 6,03,000 से अधिक व्यक्तियों को टीके की दूसरी खुराक के लिए टीका लगाया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कथित भ्रष्टाचारी गतिविधियों की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने होमगार्ड विभाग में अपने स्थानांतरण के बारे में भी याचिका दायर की है। परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एक अन्य आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने जब अपर मुख्य सचिव और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक की तैनाती के बारे में टेलीफोन पर हुई वार्ता के टेप के आधार पर देशमुख की कथित अनुचित गतिविधियों को उजागर किया था तो उन्हें भी हटा दिया गया था।
याचिका में कहा गया है कि देशमुख के विरुद्ध कार्रवाई करने की बजाय रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदा वाहन मिलने के मामले में आलोचना झेल रही महाराष्ट्र सरकार ने 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटा दिया था और उनकी जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हेमंत नगराले को नियुक्त किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच आज नई दिल्ली में स्थायी सिंधु आयोग की बैठक होगी। ये आयोग सिंधु नदी के जल पर अधिकारों के मामलों पर विचार करता है। स्थायी सिंधु आयोग 1960 में सिंधु जल संधि के अंतर्गत गठित किया गया था। आज की बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व सिंधु जल के लिए भारतीय आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना करेंगे। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह करेंगे। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और तमिलनाडु को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया है। तमिलनाडु देश के दक्षिण में है जबकि लद्दाख उत्तर में स्थित है। फिर भी दोनों बौद्ध मत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। लद्दाख और तमिलनाडु के बीच दूरी के लिहाज से बड़ा फासला है, लेकिन फिर भी दोनों में मजबूत संबंध है। इन संबंधों का आधार है बौद्ध मठ। लेह में बौद्ध विज्ञान डॉक्टर सोनम वांगचुक के अनुसार तमिलनाडु के कंचीपुरम के अनेक बौद्ध विज्ञान के चित्र लद्दाख के लगभग सभी मठों की दीवारों पर दिखी जा सकती है। कंचीपुरम प्राचीन भारत में बौद्ध मठों का प्राथमिक शिक्षा केंद्र रहा। माना जाता है गुरु पद्मा संभव ने 12 साल कंचीपुरम में गुजारा। डॉक्टर सोनम वांगचुक ने इस बारे में बताया। A very famous Buddhist scholar called Taranatha, he reported that Padma Sambhava also visited Kanchipuram and he spent there 12 years and turned the wheel of Vajrayana Buddhism in Kanchipuram. And even he reported that even in 16th, 17th century, he still found that there are people who are still following Guru Padma Sambhava. आकाशवाणी के लिए लेह से मैं यांग चंडोलमा। कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था। उनकी याद में इस अवसर पर देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज 2 फिल्में प्रदर्शित करेगा। अंग्रेजी फिल्म भगत सिंह में बचपन से लेकर फांसी दिए जाने के दिन तक भगत सिंह की जीवन गाथा को दिखाया गया है। महामृत्युंजय भगत नाम की दूसरी फिल्म भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक के रूप में भगत सिंह के योगदान पर रोशनी डालती है। फिल्म्स डिवीजन की वेबसाइट www.filmsdivision.org और यूट्यूब चैनल पर सप्ताह के वृत्त चित्र संवर्ग में इन दोनों फिल्मों की आज 24 घंटे स्ट्रीमिंग की जाएगी। वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिकाडिलिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है। अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोंसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और फिल्म पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के विजेताओं को बधाई दी है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा ने शिनजियांग में मानवाधिकार हनन के मामलों को लेकर चीन पर सम्मिलित रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ और नेटो के मंत्रियों की ब्रसल्स में इस सप्ताह होने वाली बैठक से पहले जारी बयान में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही निंदा के बावजूद चीन ने शिनजियांग में जनसंहार और मानवता के प्रति अपराध जारी रखा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 1:30 से पुणे में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच दूसरा एकदिवसीय मैच 26 मार्च को और तीसरा 28 मार्च को खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र। जी विशाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा की मंजूरी आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाले बिल को लोकसभा की मंजूरी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, दिल्ली में एलजी ही सरकार। लोकसत्य लिखता है, दिल्ली सरकार को किसी भी फैसले से पहले लेनी होगी उपराज्यपाल की राय। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए दिल्ली में एयरपोर्ट और स्टेशनों पर रैंडम टेस्टिंग, इसे देते हुए नवभारत टाइम्स ने लिखा है, दिल्ली में 800 से अधिक नए मामले, संक्रमण दर 1.32% पहुंची। और पिछड़े वर्गों के लिए और कदम उठाए राज्य, सिर्फ आरक्षण तक सीमित न रहे। मराठा आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 पारित। राज्यसभा में आज विधेयक पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 को पारित कराने के लिए लोकसभा में होगा विचार। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज शाम समाप्त। 5वें चरण की अधिसूचना भी आज होगी जारी। गोवा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में भारी जीत हासिल की। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल 4 से बढ़ाकर 8 सप्ताह करने को कहा। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल कल से 31 मार्च तक के लिए बंद। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।